हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये सारे जो एमसीक्यूज है डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे कि एसएससी, जेई, एई, एनटीपीसी और पीएसयूज के एग्जाम्स, बार्क, डीआरडीओ, गेट, ईएसी, सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट डिस्कॉम्स के एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि महाजैनको, महाडिस्को और यूपी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, when the stator winding are connected in a such a way that the number of poles are made half, then the synchronous speed of the rotor of the motor becomes। synchronous speed क्या होता है? देखिए दोस्तों, synchronous मोटर के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिंक्रोनस मोटर जो होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने वाला डिवाइस होता है। इसका स्पीड कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड, चाहे जो भी लोड चेंज करे, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। और इसमें जैसे कि इसका जो डिफरेंस होता है इंडक्शन मोटर से, वो इस तरह से होता है कि जो स्टेटर है उन दोनों का सेम होता है, लेकिन रोटर का जो बनावट होता है वो अलग होता है। जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होते हैं, और इसमें जो है हमारे पास कंसंट्रेटेड वाइंडिंग्स होते हैं। जो रोटर होता है हमारा, उसको हम लोग इनिशियली, जो है सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है उसको हम लोग इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं, जिसमें डैम्पर वाइंडिंग लगी रहती है। उसकी जो रोटर होते हैं उसमें एक सर्टेन पोर्शन में डैम्पर वाइंडिंग लगी रहती है। उसको हम लोग एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हैं। इससे इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है, और जब उसका स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड पे, यानी कि 90%, 85% टू 90% आता है, तो फील्ड में हम लोग से इसके एक्साइटेशन देते हैं। इसके डीसी फील्ड में हम लोग एक्साइटेशन देते हैं। फील्ड में एक्साइटेशन देने से क्या होता है, इन दोनों का, स्टेटर का फील्ड और रोटर का फील्ड दोनों मिलकर इसको पुल आउट करता है, उसको सिंक्रोनस स्पीड पे लेके जाता है, और वो फिर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग फील्ड डीसी सप्लाई डालते हैं, प्लस माइनस डीसी सप्लाई डालते हैं। तो इस तरह से ये वर्किंग होता है सिंक्रोनस मोटर का। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो होता है 120 F/P। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को भी हाफ कर दिया जाए और नंबर ऑफ पोल्स को भी हाफ कर दिया जाए, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड में कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पोल्स को डबल कर देते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है, हाफ। या हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या होता है, डबल। या फिर हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी को हाफ करते हैं तो भी क्या होता है, स्पीड हाफ हो जाता है। इसके हिसाब से ये वैरी करता है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इन ए सिंक्रोनस मोटर ऑकर्स एट ए कपलिंग एंगल नाउ। तो कपलिंग एंगल को हम लोग टॉर्क एंगल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। देखिए, जो हमारा पावर जनरेट होता है वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज इनटू हमारा फील्ड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस इनटू साइन ऑफ पावर एंगल और कपलिंग एंगल होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टॉर्क एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है, टॉर्क एंगल बताता है कि स्टेटर का जो फील्ड है और जो रोटर का जो फील्ड है उसके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, फील्ड्स के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है, ये हमारा टॉर्क एंगल या रोटर एंगल, ये हमारा कपलिंग एंगल बताता है। तो अब देखिए, अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा। साइन मैक्सिमम 90 डिग्री में मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब कि 90 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्क एंगल बोलते हैं। हमने देखा इसको कि उसे हम टॉर्क एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन आफ्टर अप्लाइंग डीसी फील्ड करंट टू द रोटर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इट डज नॉट पुल अप इनटू सिंक्रोनिज्म, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इट। तो उसके लिए क्या हो सकता है रीजन। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि डीसी का फील्ड करंट को लो रखते हैं, तो क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर है उसके साथ इंटरेक्ट करने पे भी उसके पास सफिशिएंट पावर जनरेट नहीं हो पाता है जिससे कि वो उसको सिंक्रोनिज्म में पुल कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर लो फील्ड करंट हुआ तब भी वो सिंक्रोनिज्म में नहीं आता है। ठीक है, और वो पहले ही ट्रिप हो जाता है। ठीक, तो एक रीजन तो इसका लो फील्ड करंट हो सकता है। दूसरा, हाई इनर्शिया ऑफ द रोटर। देखिए, हाई इनर्शिया होने क्या के कारण क्या होता है कि रोटर एक्सेलरेट नहीं कर पाता उस पॉइंट तक जहां पर डीसी फील्ड इंजेक्ट करने से वो सिंक्रोनिज्म में पुल होगा। तो उससे पहले उसके लिए क्या होता है कि वो सिंक्रोनिज्म से स्लिप आउट हो जाता है। तो हाई इनर्शिया ऑफ द रोटर का ये एक रीजन हो सकता है। इनकरेक्ट फील्ड एक्साइटेशन टाइमिंग, फील्ड एक्साइटेशन की टाइमिंग भी इनकरेक्ट होने से हो सकता है कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर उसको हम एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट किए और हमारे पास टाइमर है कि हम 2 मिनट्स के बाद उसमें फील्ड इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, डीसी फील्ड, और हमने सपोज उसमें उसको इंजेक्ट करने में 2 मिनट 20 सेकेंड्स लगा दिए, तो उतने टाइम में स्पीड का मिसमैच के कारण वो ट्रिप हो सकता है और वो सिंक्रोनिज्म में पुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि सी भी आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब कि इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि सारे रीजन के चलते सिंक्रोनिज्म में वो पुल अप नहीं हो सकता सिंक्रोनस मोटर। ठीक है,
तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मोटर द ब्रेकडाउन टॉर्क इज, सिंक्रोनस मोटर ब्रेकडाउन क्या होता है? तो देखिए वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कैसे होता है देखिए, जो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है पुल आउट टॉर्क, यानी कि जो हमारा पुल आउट टॉर्क होता है वो जो है वो डिपेंडेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। किस पे? अप्लाइड वोल्टेज पे। तो इसका मतलब है क्या कि अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा, पुल आउट टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के, जो हम लोग सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a three-phase, four-pole, 50 Hz synchronous motor, the number of poles, frequency, and the load torque is reduced to half. What will the new speed? तो देखिए सबसे पहले इसका सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं हम लोग। 120 F डिवाइडेड बाई P, यानी कि 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 डिवाइडेड P नंबर ऑफ पोल्स 4, यानी कि आंसर आएगा 1500 आरपीएम। अब इसमें कहा है कि नंबर ऑफ पोल्स को हाफ कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देते हैं, नंबर ऑफ पोल्स को भी हाफ कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल होगा। तो इसका मतलब एनएस में कोई फर्क आएगा? ये तो यही 120 F बाई P ही आएगा, यानी कि 1500 आरपीएम आएगा। अच्छा, लोड टॉर्क जो है मैंने आपको बताया था, सिंक्रोनस मोटर जो होता है ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। अगर मोमेंटरली हम लोग टॉर्क इंडक्शन मोटर में बढ़ाते हैं, लोड टॉर्क इंडक्शन मोटर केस में, तो मोमेंटरली उसका स्पीड कम होता है, फिर वो वापस स्टेबल पॉइंट पे आता है। लेकिन सिंक्रोनस मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर लोड टॉर्क को बढ़ा भी दिया जाए तब भी ये ऑलवेज एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो इसका मतलब इसमें स्पीड कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर? तो क्या सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है? सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, डीसी सीरीज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, स्क्विरल गेज भी सेल्फ स्टार्टिंग है, और स्लिप रिंग भी सेल्फ स्टार्टिंग है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पहला इसमें प्रोविजन हम लोग लगाते हैं कि हम लोग इसके जो रोटर होता है उसमें एक डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा पोर्शन रोटर का, तो उसके इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हम लोग डैम्पर वाइंडिंग लगाएं। और फिर क्या हुआ, डैम्पर वाइंडिंग लगाएं और उसके बाद एक सर्टेन स्पीड रीच करने के बाद जब हम लोग डीसी फील्ड डालते हैं तो ये सिंक्रोनिज्म में चला जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग डालने से एज ए इंडक्शन मोटर ये स्टार्ट होता है। तो इंडक्शन मोटर में हमको पता है कि सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसलिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन वाइंडिंग का इंडक्शन मोटर के जैसा होता है। और जो रोटेटिंग फ्लक्स जो है वो स्टेटर में, वो तो सिंक्रोनस मोटर का और इंडक्शन मोटर का दोनों का सेम होता है। तो अगर डैम्पर वाइंडिंग हम लगाएं तो रोटर जो है हमें स्टार्ट होता है किस तरह से, एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है, बाद में इसको हम लोग कट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये सिंक्रोनिज्म में चला जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। अच्छा, एक और रीजन क्यों नहीं होता है, देखिए होता है क्या है सिंक्रोनस मोटर में कि हम लोग जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये एक डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करता है, लेकिन तुरंत फ्रीक्वेंसी चेंज होने के चलते नेगेटिव साइकिल में वो दूसरे डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करता है। तो मोटर जो है, अगर हम लोग नॉर्मल सप्लाई देते सिंक्रोनस मोटर में, हम लोग फील्ड एक्साइटेशन नहीं दे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो एक वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेक्स्ट सेकंड में फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इस तरह से चेंज होगा। उस चेंज होने से क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा, पल्सेट करेगा। तो हम लोग इसको और स्टार्ट करने का एक और मेथड क्या है कि हम लोग अगर डैम्पर वाइंडिंग का यूज नहीं भी करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग घटा सकते हैं। तो मॉडर्न पावर ड्राइव्स में क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ा दें, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग इतना बड़ा कर दें, तो क्या होगा कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी फ्रीक्वेंसी इस तरह का है, ये पल्सेटिंग है, अभी हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इसमें हम लोग क्या कर दिया, घटा दिया। फ्रीक्वेंसी को घटा दिया यानी कि टाइम पीरियड को हम लोगों ने बढ़ा दिया। ये देखिए फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने घटा दिया, इसका मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अब इतना बड़ा आएगा। 2 साइकिल के अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने हाफ कर दिया तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो अगर एक साइकिल का ये था तो उसमें कंप्लीट होता था, तो हाफ साइकिल में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया। पहले 50 हर्ट्ज था, अब हम लोगों ने 25 हर्ट्ज किया, तो फ्रीक्वेंसी को घटा दिया। इसका मतलब ये टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। ये टाइम पीरियड बढ़ने के साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बड़ा हो गया। तो अब जो टॉर्क जो है वो एक डायरेक्शन में ज्यादा टाइम के लिए लगेगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को 50 से 25 के हाफ किया, 50 से 5 कर दिया, 10 टाइम्स कम कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये 10 टाइम्स और बढ़ जाएगा इसके मुकाबले। ये टाइम पीरियड यहां से यहां तक था, अब ये टाइम पीरियड 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल एक बहुत बड़ा हाफ साइकिल हो जाएगा। तो उसमें और पॉजिटिव जो है हमारा जो है पॉजिटिव टॉर्क ज्यादा देर के लिए लगेगा। तो इनिशियली हमारा पर्पस क्या होता है
कि सिंक्रोनस मोटर में हम हमारा इनिशियल पर्पस क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को तोड़ना, यानी इनिशियल जो उसका इनर्शिया होता है उसको तोड़ना। तो वो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी घटाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में टॉर्क ज्यादा टाइम के लिए लगेगा, तो वो इसका इनर्शिया टूट जाने के बाद ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो कुछ देर के लिए वो रोटेट हो गया फॉरवर्ड में। तो अभी क्या होता है कि अब रिवर्स में अगर वो आएगा भी तब भी उसके पास सफिशिएंट स्पीड डेवलप हो जाता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वो लेस फ्रीक्वेंसी में ही वो आगे की ओर मूव करने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मॉडर्न वीएफडी ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग एक वीएफडी लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है हम लोग एक सिंक्रोनस मोटर में लगाते हैं, स्टेटर सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में लगाते हैं। और इस वीएफडी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बहुत कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें इनिशियल इनर्शिया टूटता है और ये एज ए ये इसमें टॉर्क डेवलप होता है और वो स्टार्ट होता है धीरे 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 ग्रेजुअली स्टार्ट होता है। अब वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को और फिर बाद में बढ़ाते हैं, क्योंकि मोमेंटम तो इसने पकड़ लिया है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तब भी इस मोमेंटम को वो कैरी करेगा, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न डे मेथड है, वीएफडी के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन ए सिंक्रोनस मोटर डज नॉट वेरी विथ लोड के साथ क्या वेरी नहीं करता है, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। देखिए क्यों, क्योंकि मोटर का स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस किस पे डिपेंड करता है, रोटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो रोटर का स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। कॉपर लॉसेस वेरी करेगा क्योंकि करंट का वैल्यू चेंज होगा, तो आई स्क्वायर आर का वैल्यू चेंज होगा कॉपर लॉसेस का। तो इसका मतलब है क्या कि ये क्वांटिटी तो वेरी होगी, ये क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी, है ना। तो इसका मतलब है क्या कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following methods is used to deploy for starting of a synchronous machine? क्या डिप्लॉय करते हैं, तो डैम्पर वाइंडिंग इन कंजक्शन विद स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा में हमारा जो स्टार वोल्टेज होता है इनिशियल में वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स होता है, तो यानी वोल्टेज का वैल्यू कम होगा तो करंट कम आएगा और वो स्मूथली स्टार्ट होगा। तो डैम्पर वाइंडिंग के साथ साथ हम लोग स्टार डेल्टा को यूज करते हैं, ठीक है। बाद में उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं और वो फुल वोल्टेज हमें मिलता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। तो स्टेबिलिटी क्या होती है सिंक्रोनस मशीन की, तो वो इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन बढ़ने से सिंक्रोनस मोटर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय कंडक्टिंग इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय कंडक्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन ए सिंक्रोनस मशीन। तो इससे हम लोग तीनों निकाल सकते हैं। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों निकालते हैं दोस्तों, वाइंडिंग के स्ट्रेंथ को जानने के लिए। हम लोग सिंक्रोनस मोटर में क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टेटर है इसका जो 3 फेज होता है टीवी में, उसके एक फेज से में एक लीड रखेंगे, ठीक है, और मेगर का, और दूसरा मेगर का दूसरा एंड एक अर्थ पे कनेक्ट करेंगे और उसको रोटेट करके इसका मेगर वैल्यू निकालेंगे। तो फेज टू अर्थ का भी हम लोग निकालते हैं। अच्छा, दोनों लीड को अगर फेज में डाला जाए तो फेज टू फेज के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और इसका मतलब, और रोटर का जो शाफ्ट है उसका एक कंडक्टर है, उससे हम लोग अर्थ में रख के हम लोग मगर मेगर करेंगे तो उससे भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो तीनों साइड से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mechanical displacement between the stator and the rotor in a three-phase multipolar synchronous motor running at a full load is of the order of degree। तो किस डिग्री से होगा, 5 डिग्री से। तो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 डिग्री, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। स्टेटर रोटर के बीच में क्या होगा, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट लो हो जाएगा। अच्छा, एक और जो आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो थीटा ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो P/2 यानी P/2 ऑफ थीटा ऑफ मैकेनिकल होता है, यानी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो थीटा E इंटू 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई P होगा। अभी देखिए नंबर ऑफ पोल जो होता है वो मल्टीपोलर होता है। जनरली सिंक्रोनस मोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स होगा वो 36 होगा, 72 होगा, बहुत सारे केसेस में 24 होगा, तो ईपी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इससे कैलकुलेट करेगा 180 भी लिया जाए तो 180, तो ये आपका 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 36, तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो सकता है। अगर 72 है तो ये 5 डिग्री हो सकता है। तो इसका मतलब है जनरली इसका क्या होता है, 5 डिग्री होता है। इसका मतलब 5 डिग्री आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज ए, तो फेज एडवांसर। देखिए होता क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए। सिंक्रोनस मोटर को अगर हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करते हैं तो वो एक लीडिंग करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। तो वो क्या, लीडिंग करंट जो होता है वो क्या करता है कि लैगिंग रिएक्टर पावर ऑफ द सिस्टम को होता है, उसको क्या करता है, वो कट करता है, यानी उसको कम करता है। यानी कि सिस्टम अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा था तो उसको वैल्यू को कम करता है। तो उससे लैगिंग रिएक्टिव पावर अगर कम हो गया, सिस्टम में क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो उसी को हम लोग फेज एडवांसर बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, फेज एडवांसर बोलते हैं। अगर आप और एक्साइटेशन करंट का अगर आप ड्रॉ करें डायग्राम तो वो इस तरह से आता है, देखिए इस तरह से, ठीक है।
ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑप्टिमम फील्ड करंट, जिसपे वो यूनिटी पावर फैक्टर देता है। अगर हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं इधर तब भी पावर फैक्टर कम होता है, अगर एक्साइटेशन को हम लोग घटाते हैं तब भी पावर फैक्टर कम होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एक्साइटेशन करंट में बढ़ाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एक्साइटेड, यानी एक्साइटेशन हम लोग बढ़ा दिए और इसको हम लोग कम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है, ये हमारा कि जो लैगिंग रिएक्टिव पावर होता है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लीडिंग करंट को ड्रॉ करता है और उससे क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होता है, ठीक है। तो नो लोड पे सबसे पहले उसको नो लोड पे रन करते हैं तो इसको हम लोग फेज एडवांसर की तरह यूज करते हैं, यानी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर द कर्व इज ड्रॉन बिटवीन, वी कर्व किसी बीच में ड्रॉन किया जाता है तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है। तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, देखिए ये हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ, ये है हमारा आर्मेचर करंट इधर ड्रॉ करता है और इधर हम लोग फील्ड करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये है हमारा वी कर्व। वी कर्व क्यों होता है, क्योंकि एक मिनिमम एक पर्टिकुलर फील्ड करंट से अगर हम लोग ज्यादा एक्साइटेड करेंगे तो भी आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ता है, और फील्ड करंट से कम हम लोग रखेंगे, फील्ड करंट को हम लोग कम करते हैं तो भी आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ता है। तो दोनों दोनों करंट का वैल्यू आपस में बढ़ता है, ठीक है, दोनों करंट का वैल्यू आपस में बढ़ता है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो पॉइंट है ये हमारा यूनिटी पावर फैक्टर बताता है, ठीक है, जिसपे हमारा सबसे मिनिमम आर्मेचर करंट आता है तो यूनिटी फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग आईए के वैल्यू को चेंज करते हैं तो इस तरह से कर्व बनता है, तो ये हमारा वी कर्व होता है लोड बढ़ाने पे, ठीक है। तो ये हमारा वी कर्व आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक फील्ड करंट से ओवर एक्साइटेड करते हैं तब भी आर्मेचर करंट बढ़ता है, अंडर एक्साइटेड करते हैं तब भी आर्मेचर करंट बढ़ता है, बीच में आर्मेचर करंट सबसे कम होता है जिसपे वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच का ड्राइंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैज हायर वैल्यूज फॉर, तो हमने देखा लोअर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट और हायर वैल्यू ऑफ फील्ड करंट, दोनों फील्ड करंट के वैल्यू पर क्या होगा, आर्मेचर करंट का हायर वैल्यू होगा। यानी कि अगर कर्व को ड्रॉ करें तो ये हमारा अगर आर्मेचर करंट का वाई एक्सिस में है और फील्ड करंट अगर एक्स एक्सिस में है, तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम फील्ड करंट से अगर ज्यादा हम लोग करें, इस पर्टिकुलर फील्ड करंट पे कोई एक्साइटेशन ज्यादा नहीं है, मतलब अंडर एक्साइटेड है ना ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड है। अगर हम लोग ओवर एक्साइटेड करते हैं यानी कि फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो भी आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ता है, कम करते हैं तब भी आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि लोअर वैल्यू फॉर द फील्ड करंट और हाई वैल्यू फॉर द फील्ड करंट, दोनों के केस में क्या होता है, आर्मेचर करंट का हाई वैल्यू होता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। सिंक्रोनस मोटर का और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।